नेक्स्ट जो जीटी का सिलेबस यकीनन आपने नोट कर लिया, GT9 का सिलेबस अब होगा बायोमालिक्यूलर। तो इस तरह से हम आज एक नए चैप्टर में हम आएंगे, बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स, तो बायो एनर्जेटिक्स न्यू जो पीएमडीसी का सिलेबस आया है बायो एनर्जेटिक्स सेक्शन के अंदर, आपने जिस तरह से एक सब टॉपिक्स की हेडिंग है जिसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन के हवाले से हम पढ़ेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इनको हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शॉर्ट फॉर्म में जिसे ईटीसी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे क्रिस्टी होती है, उसके अंदर जैसे वेरियस इंजाइम्स एंड को एंजाइम्स हैं, क्योंकि ये जो आगे हम पढ़ते जाएंगे रिडॉक्स रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग लूजिंग का जो अमल होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके कंपोनेंट्स को देखेंगे। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होती है उसके अंदर जैसे ग्लाइकोलिसिस भी होती है, ग्लाइकोलिटिक पाथवे, ग्लाइकोलिसिस या एरोबिक रेस्पिरेशन आगे हम पढ़ेंगे, जिसमें क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो सब आ जाते हैं। इसी तरह से लाइट डिपेंडेंट का मतलब सिंपली लाइट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट, दैट इज द डार्क रिएक्शन, इनको भी हम देखेंगे। इसी तरह से इन्हीं प्रोसेसेस के दौरान ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन एटीपी बनने के जैसे दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक जिस तरह से ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, दूसरी सबस्ट्रेट लेवल जैसे फास्फोरिलेशन है, उस हवाले से एटीपी बनेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। एटीपी बनने का अमल जो होगा उनको हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, ये जो लाइक जैसे फोटोसिंथेसिस के हवाले से हेडिंग्स हैं, इनको हम देखेंगे। फोटोसिंथेसिस मुकम्मल जैसे प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, कीमियोस्मोसिस उसके जरिए, रोल ऑफ लाइट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये सब फोटोसिंथेसिस की हेडिंग है। सिंपली जैसे बायो एनर्जेटिक्स का जो चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स का, उसके अंदर जैसे सर्टेन आखिरी वाली कुछ पॉइंट्स को छोड़ के, आखिरी चंद एक पॉइंट्स है उनको छोड़ के हम बाकी सारा चैप्टर जैसे डिस्कस करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव के हवाले से प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, रोल ऑफ फैक्टर्स लाइट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ये डिस्कस करेंगे। लाइट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, लाइट डार्क रिएक्शन, इनको देखेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फास्फोरिलेशन, ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक एनोरोबिक, वही सेम बातें हैं तकरीबन। जैसे बायो एनर्जेटिक्स का एक चैप्टर आखिर में जैसे 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 प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम वगैरह, उनकी जो है थोड़ी हेडिंग उनको हम माइनस करेंगे। C3 C4 प्लांट्स, उनकी एक केम प्लांट, उनकी हेडिंग ये इसमें शामिल नहीं है। बहरहाल फिर भी देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको जैसे इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारे जो है आज की बायो एनर्जेटिक सेटिंग के अंदर हम ये इनको डिस्कस करेंगे। एसटीबी बुक पे आप आएंगे। एसटीबी बुक हमारा जो उसकी पेज के शुरू में इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स है बायो एनर्जेटिक्स का, एक जैसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, पहले सेल्यूलर रेस्पिरेशन को देखेंगे और उसके बाद जैसे फोटोसिंथेसिस को देखेंगे। पहले सेल्यूलर रेस्पिरेशन को देखेंगे, बाद में जो है फोटोसिंथेसिस को, बाद में नेक्स्ट हेडिंग में फोटोसिंथेसिस को देखेंगे। आज जैसे हम इंट्रो लेते हैं और वो थोड़ा सा वेरी इजी टॉपिक दिया है, इजी तो सब इजी है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, उसको हम देखते हैं। जैसे यू नो वेरी वेल, जो फूड चेन के हवाले से आपको पता है, के हवाले से द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट होता है। सनलाइट को ट्रैप करने वाले जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और ग्रीन प्लांट्स दे आर ईटन बाय द हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स आर ईटन बाय द कार्निवोर्स। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट होता है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है। सनलाइट दैट इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स, इनको ट्रैप करने वाले ग्रीन प्लांट्स होते हैं। और ग्रीन प्लांट्स यू नो वेरी वेल,
They can manufacture their food by the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए अपना फूड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि दे कैन ट्रैप दिस सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और इसको देन जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। ग्रीन प्लांट्स दे कैन मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड मैन्युफैक्चर करेंगे। देन यही फूड दैट इज ईटन बाय हर्बीवोर्स, इन्हीं प्लांट्स को खाने वाले जैसे हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स के बाद देन कार्निवोर्स, इनको खाने वाले कार्निवोर्स है। और आफ्टर द डेथ ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, यू नो वेरी वेल, डीकम्पोजर्स का रोल स्टार्ट होता है। ये फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। डीकम्पोजर्स के अंदर दो कैटेगरीज है, बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, फंजाई भी आ जाते हैं। बैक्टीरिया भी है एज वेल एज फंजाई भी होते हैं, जो इनकी डेड बॉडीज को डीकम्पोज करते हैं। डेड बॉडीज को डेड बॉडीज को डीकम्पोज करने के बाद इनको सॉइल में वापस रिटर्न करते हैं। सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर यही सेम मटेरियल आते हैं और इन्हीं मटेरियल्स को ये ग्रीन प्लांट्स भी यूज करते हैं अपनी जैसे ग्रोथ के लिए। तो इस तरह से फ्लो ऑफ एनर्जी बरकरार रहता है। तो इसमें अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सनलाइट है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है और सनलाइट को ट्रैप करने वाले ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ये अपना जब फूड मैन्युफैक्चर करेंगे बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। तो देन चेन के अंदर जिस तरह से यही जो फूड मालिक्यूल्स आगे जो है दूसरे एक ग्रुप के अंदर आते जाएंगे और इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर भी होती रहती है। तो लिविंग थिंग्स सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, केमिकल एनर्जी बनाते हैं और यही केमिकल एनर्जी जो आगे दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर जैसे ये इनकी ट्रांसफर भी होती रहती है। तो इसे हम कहते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम प्लस में जैसे आप देखेंगे साइकिलिंग ऑफ द मैटर है, साइकिलिंग ऑफ मैटर है, उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स इससे वर्क कर रहे हैं इकोसिस्टम के जितने भी होते हैं। तो यकीनन जैसे एनर्जी को जैसे कैप्चर करना, उसको एक फार्म से दूसरे फार्म में कन्वर्ट करना, एनर्जी को कैप्चर करना एक फार्म को दूसरे फार्म में। टाइटैनिक के मलबे तक का तफरीही सफर पाया जाता है। फाउंडेशन ने 2015 में पाकिस्तान में जवाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कर्ज
नहीं, आहिस्ता आहिस्ता डिसमेंटल की मीनिंग है जो उसकी ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है उसको जो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ब्रेक विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो रिलीज होगी इन स्मॉल अमाउंट्स होगी। जब भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन ब्रेकिंग डाउन का इसमें जो अमल होगा तो उसमें एनर्जी का अमाउंट थोड़ा सा रिलीज होगा, अमाउंट एनर्जी रिलीज इन सम अमाउंट। तो लिविंग थिंग्स के हवाले से जैसे ये इंट्रोडक्शन की चंद एक जैसे पॉइंट सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, तो इसमें होगा क्या, जैसे यू नो वेरी वेल ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आप देखेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होगी, उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अल्टीमेटली सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की होगी यानी रिडक्शन होगी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसी तरह से रिजल्ट में जैसे वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ये इवन जैसे जस्ट अपोजिट एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन की ये रिएक्टेंट्स हैं और ये जैसे उनकी प्रोडक्ट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी इसी तरह से होगा, हम आगे चल के जाके डिस्कस करेंगे। तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी यानी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन होगा, तो जाहिर है एक जगह से लूज हुए तो गेन कौन करेगा, गेन यकीनन उनके लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो जब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी आगे ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी तरह से गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, जैसे यकीनन ऑक्सीजन गेन से इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन, रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में जैसे वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ये एक जनरल इक्वेशन विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। और एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी, एनर्जी के आगे दो प्रोसेस होंगे, जैसे एक जैसे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है, जिसके जरिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल में नेट गेन जो होती है वो होती है लाइक 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जो है नेट गेन होती है, 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी होगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज की कंप्लीट जब ऑक्सीडेशन होगी तो उसके रिजल्ट में ये इस तरह से जो है 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज होंगे। तो इस तरह से ये जो जनरल एक इक्वेशन है या इस तरह से के इंट्रोडक्शन है, जैसे हमारे बुक के अंदर जो पॉइंट्स जो मेंशन है इसके अंदर जैसे आपने देखा अभी जैसे हमने पढ़ा था, हुआ क्या हुआ जिस प्लांट्स के अंदर जैसे सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस हुई है जिसके जरिए जैसे फूड मॉलिक्यूल जो बनते हैं, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट, और उन्होंने फोटोसिंथेसिस के जरिए ये उनकी अपनी प्रोडक्ट्स बनाई। और यही प्रोडक्ट्स देन आगे जो है अदर जो है ऑर्गेनिज्म जिससे इस्तेमाल करेंगे, खुद प्लांट भी इस्तेमाल करेगा। ऐसे नहीं कि प्लांट के अंदर भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है, प्लांट के अंदर भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगी। ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल आगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन के नतीजे में वापस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है प्रोडक्शन होती है, बाई प्रोडक्ट होती है, वो रिएक्टेंट होते हैं। इसी तरह से आपने देखा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रिएक्टेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्ट्स हुई उसकी जो है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और ये इनकी प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह से जो है फोटोसिंथेसिस एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो ओवरऑल हमने जैसे पढ़ा था, ओवरऑल जो प्रोसेस पढ़ा था कि लाइक जैसे लिविंग थिंग्स के अंदर जिस तरह से फ्लो एनर्जी जारी होता है, बायो एनर्जी, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी रिलीज का यही होता है। जैसे आपको पता है कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी आहिस्ता आहिस्ता, ग्लूकोज मॉलिक्यूल गिव्स एनर्जी एज इट बिकम्स ऑक्सीडाइज होता जाएगा, एनर्जी रिलीज होती जाएगी, अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीडाइज होगा तो यकीनन दूसरे कंपोनेंट्स होंगे जो रिड्यूस होंगे, रिडक्शन होगी, लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड जैसे हाइड्रोजन आइटम ऑक्सीजन जैसे वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का अमाउंट भी थोड़ा सा रिलीज होगा जो 7.3 किलो कैलोरी पर मोल जो एनर्जी होती है। इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अभी जैसे पॉइंट्स को जैसे देख रहे हैं तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन वही है, सम ऑफ द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बॉन्ड।
जैसे अभी हमने पढ़ा था कि एटीपी फॉर्मेशन होती है, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो है 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी नेट गेन होती है, while waste is lost as a heat, waste is lost as heat, बाकी एनर्जी जैसे लूज भी हो जाती है हीट की सूरत में, बिकॉज एनर्जी कन्वर्जन थर्मोडायनामिक्स लिविंग थिंग्स पे भी अप्लाई होता है। एनर्जी के नॉट बी क्रिएटेड, के नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वही थर्मोडायनामिक्स के रूल जैसे यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। तो थोड़ी सी एनर्जी जो है हीट की सूरत में, दायरा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, हीट की सूरत में भी एनर्जी लूज होगी। एक एनर्जी जैसे स्टोर हुई है, some of the energy is stored by the cells in the form of ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे जो हेडिंग है कि एटीपी की जो थर्ड फॉस्फेट होता है उसकी ब्रेकिंग होगी जब एडीपी प्लस पी, तो एनर्जी रिलीज होगी एक एटीपी मॉलिक्यूल में 7.3 किलो कैलोरी। जो 10 है सेल ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज टू एटीपी, तो यानी सेल ने अपनी एनर्जी ग्लूकोज से एटीपी, जो एटीपी जिस तरह से एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल जिसे कहते हैं, उसमें थ्रू कपल्ड एक्सर्गोनिक एंड एंडरगोनिक रिएक्शन, इस तरह से जो है जो केमिकल रिएक्शन होंगे आगे जो पढ़ते हैं, तो जिसमें जैसे एटीपी बनने का जैसे अमल होता है। फूड एनर्जी जो ग्लूकोज थी अब वो आगे केमिकल एनर्जी एटीपी में जैसे कन्वर्जन उसकी हुई है। तो इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ग्लूकोज लूजेस हाइड्रोजन एटम्स, जाहिर है ऑक्सीडेशन हुई है, एज इट इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ग्लूकोज की जब ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन की वजह से आपको पता है कि आगे उसमें जो है CO2 बनती है। एज इन द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन ग्लूकोज लूजेस हाइड्रोजन, ये प्रोसेस आगे हम पढ़ते जाएंगे शुरू में, अभी हम इंट्रो पे आ रहे हैं, जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स है उन्हीं पे। एंड कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड साइमल्टेनियसली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन जो इक्वेशन में हमने जो देखी थी, गेन्स हाइड्रोजन एटम एंड बीइंग कन्वर्टेड टू वाटर, तो ऑक्सीजन से आगे जो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड ईच हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, जिससे आप कहते हैं ना हाइड्रोजन एटम, ग्लूकोज लूजेस इट्स हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होगा, जो केमिस्ट्री के अंदर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, केमिस्ट्री वाली वही सेम बात है, नई बात नहीं है। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर जैसे 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन जैसे होता है हाइड्रोजन एटम, तो दस ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जैसे लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम जनरली कहते हैं ना रिडॉक्स रिएक्शन है। तो हाइड्रोजन एटम ग्लूकोज लूजेस इट्स हाइड्रोजन एटम, तो इसका मतलब है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो ऐसी लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का अमल जो आगे होता रहता है। तो थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ा था इक्वेशन भी ये मौजूद है हमारे यहाँ, जैसे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी तो यानी लूजिंग ऑफ जिस तरह से लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जैसे हाइड्रोजन एटम, जैसे ग्लूकोज लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम तो ऑक्सीडेशन कहेंगे, और रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और ऑक्सीजन जैसे ऑक्सीजन गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम, तो उसके रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। यही चीजें हमने सेलुलर रिएक्शन में पढ़ी। विद द रिलीज ऑफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, विद द रिलीज ऑफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो इसी तरह से जो है जो एनर्जी जो बनेगी, आपको पता है ये एससीबी बुक की पॉइंट्स हम पहले थोड़ा क्लियर करें उसके बाद। तो दिस एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, एरोबिक लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज इसके अंदर जो है फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, इस वजह से हम इसे कहते हैं एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विद अकम्पनाइंग ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी भी बना है जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के जरिए और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कीमियोस्मोसिस के जरिए, जैसे एटीपी मॉलिक्यूल भी बनेंगे, एटीपी मॉलिक्यूल भी बनेंगे। इस कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, उस अमल को हम कहेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है इसमें एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसकी जो है बाई प्रोडक्ट्स के तौर पे प्रोड्यूस हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाई प्रोडक्ट्स के तौर पे प्रोड्यूस हुए हैं। तो ओवरऑल तो आगे जो रिएक्शन जैसे ये मौजूद है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसी की इक्वेशन के बारे में जैसे हमारे बुक के अंदर भी जैसे है ओवरऑल दी गई है, वो तो हमने डिस्कस किया। प्लस में जैसे एटीपी ब्रेक होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी ब्रेक होगा, उसका जिक्र है कि सिंस वाटर मॉलिक्यूल्स अपीयर्स बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन कैन बी सिंपलीफाइड एज अंडर, जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी ये देखते हैं अंडर द एक्शन ऑफ एटीपी एज एंजाइम,
ठीक है ना, एटीपीएज एंजाइम है, उसकी मदद से हाइड्रोलिसिस होगी। एटीपी पे एटीपीएज एंजाइम का एक्शन होगा तो एटीपी प्लस पी में कन्वर्ट होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। इनऑर्गेनिक फास्फेट तो विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, हाउ मच एनर्जी, दैट इज द 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी का रिलीज होगा। तो जब वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जैसे रिलीज होगा तो वो किसमें, एडीपी प्लस पी, एक एंजाइम की मदद से, उस एंजाइम का नेम है सबस्ट्रेट के से एंजाइम होते हैं एटीपी। एटीपी एंजाइम ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी कराएगा, एटीपी की ब्रेक डाउन कराएगा। किसमें एटीपी ब्रेक होगा, एटीपी प्लस पी विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। और आपको पता है एटीपी प्लस पी वापस एटीपी में मॉलिक्यूल आगे बनेंगे, जो हम पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे एटीपी मॉलिक्यूल बनते जाएंगे तो उसमें बनते हैं। तो इस हवाले से आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये पूरी मैकेनिज्म किस तरह से काम करती है, उस हवाले से जैसे बेसिक मैकेनिज्म भी हम पढ़ेंगे। पहले एटीपी का रोल, कि वाई एटीपी इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है लिविंग थिंग्स में, और उसके बाद एटीपी फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे होती है, ये सारी चीजें सेलुलर से आएंगी और किस तरह से बनेगी। तो आज हम उसके थोड़े से बेसिक्स पढ़ते हैं। यू नो वेरी वेल, अभी हमने पढ़ा था कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसे ये मोबाइल की बैटरी है जिसके अंदर एनर्जी मौजूद है, मोबाइल चलता रहता है। तो एडिनोसिन, एडिनिन जैसे आपको पता है नाइट्रोजनस बेस है, एक राइबोज शुगर है, न्यूक्लियोटाइड है, मोनोन्यूक्लियोटाइड है, तो उसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। कोई भी न्यूक्लियोटाइड होता है तो उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर एक नाइट्रोजनस बेस होता है, यू नो वेरी वेल, एक पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर जिसका नेम है राइबोज शुगर, और तीसरा लाइक फास्फेट ग्रुप होता है, 1 2 3 ट्राई फास्फेट, तो 3 फास्फेट है। तो थर्ड नंबर जो फास्फेट जिस तरह से है, वो यहाँ पे जो बॉन्डिंग है हाई एनर्जी बॉन्ड, ये जो तीसरा जो बॉन्ड होता है इसमें जैसे हाई एनर्जी बॉन्ड एटीपीएज एंजाइम के एक्शन से, एटीपीएज एंजाइम के एक्शन की मदद से क्या होगा, तो एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जाहिर है इसमें 2 फास्फेट है तो हम इसे कहेंगे एडीपी प्लस, ये पी जैसे अलग हुआ इनऑर्गेनिक फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट जैसे अलग हुआ तो विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, जो थर्ड नंबर जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो उसमें फ्री एनर्जी रिलीज होगी, जो किस में काम आएगी, ये फ्री रिलीज जो एनर्जी का हुआ, जो पावर्स मेटाबॉलिज्म, दिस एनर्जी पावर्स मेटाबॉलिज्म, यही रोल होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। एनर्जी चाहिए तो ये थर्ड नंबर का जो फास्फेट ग्रुप है इसकी ब्रेकिंग होगी तो देन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, देन जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी। तो थोड़ी देर पहले हमने यही सेम पॉइंट पढ़ी थी कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन नथिंग बट जैसे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, रिडॉक्स रिएक्शन है, और रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जैसे आपने देखा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे उसकी होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, रिडॉक्स रिएक्शन है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। तो इसी तरह से रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, और रिडॉक्स रिएक्शन सेल्यूलर रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन रिक्वायर्स बोथ डोनर एंड एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेरी क्लियर। जैसे एक डोनर और डोनर इलेक्ट्रॉन का होगा, जाहिर है डोनेट करेगा तो दूसरा एक्सेप्टर भी होगा। तो लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक कंपोनेंट लूज करेगा तो जाहिर है उसको गेन करने वाला भी कोई दूसरा होगा, जैसे लूज कर रहा है, दे रहा है, किसी को दे रहा है तो कुछ लेने वाला दूसरा भी कंपोनेंट होगा। तो लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडॉक्स रिएक्शन रिक्वायर्स बोथ डोनर, डोनर का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो जाहिर है जो एक्सेप्ट भी करे। तो रिडॉक्स रिएक्शन है ये पूरा सेल्यूलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस। बेसिक मैकेनिज्म आज जैसे हम पढ़ेंगे तो उसमें जैसे आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शन केमिस्ट्री के हवाले से भी आपने जैसे पढ़ा है, तो जो ऑक्सीडेशन होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ये जैसे गेन होती है, हाइड्रोजन का भी जैसे लॉस होता है और रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन भी गेन, ऑक्सीजन जैसे ऑक्सीडेशन में गेन और इसमें लॉस, और आगे केमिस्ट्री की टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, पर हम बायोलॉजिकल पॉइंट व्यू से जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है जो अक्सर स्टूडेंट्स को
थोड़ी सी ये क्लियर चीजें नहीं होती है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टैक्सी स्टैंड है और ये टैक्सी है और ये पैसेंजर्स जाना चाहते हैं, किसी दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं, और टैक्सी जिस तरह से ये खाली है तो ये पैसेंजर इसमें बैठ जाएंगे, तो ये टैक्सी क्या हो गई, टैक्सी होगी लोडेड हो गई। नाउ जैसे टैक्सी किसमें, पैसेंजर से लोडेड हो गई। जब ये टैक्सी एम्प्टी थी तो उसका मतलब है कि ये यानी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल जिसका नेम है NAD, कोएंजाइम, निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज अ कोएंजाइम। इसी तरह से एक और कोएंजाइम होता है जिसका नेम होता है FAD इज आल्सो कोएंजाइम। मोस्टली जनरली कॉमनली जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम जो है NAD करता है। FAD भी होता है, जैसे आपको पता है कहाँ पे, क्रेब्स साइकिल के अंदर FAD का भी थोड़ा सा माइनर रोल है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। जैसे ये पैसेंजर को कैरी करके जा रहे हैं, लोडेड हो गए, लोडेड होने के बाद ये डेस्टिनेशन पे जाएंगे, डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो टैक्सी, जैसे NAD पहले वो टैक्सी अलग थी, एम्प्टी थी, और अब ये अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। तो NAD या FAD जब लोडेड थे तो क्या थे, NAD और FADH थे। NAD और FADH थे तो इनके अंदर क्या है, यानी जैसे इलेक्ट्रॉन की लूजिंग एंड गेनिंग, वहां से लूजिंग और गेनिंग हुई तो ये FADH हुए। तो रिजल्ट क्या होगी, ये जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनकी डेस्टिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। NADH और FADH की डेस्टिनेशन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वहां पे जिस तरह से एक इलेक्ट्रॉन की लूजिंग एंड गेनिंग होगी, एक जैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होगा और उस आगे प्रोसेस मौजूद है। तो ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स के जरिए जब प्रोटॉन पास होंगे तो उसकी एनर्जी से ADP+P ATP बनता है। कीमियो ऑस्मोसिस, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, 32 ATP, इस तरह से ये इन मॉलिक्यूल्स को आप समझेंगे कि लाइक ये NADH और FADH, ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, जो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास। और देन क्या होगा, देन जैसे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होगा जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स है, वहां से ये प्रोटॉन पास होंगे और उसकी एनर्जी से ADP+P ATP मॉलिक्यूल बनेंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, कीमियोस्मोसिस और एनर्जी प्रोडक्शन होगी। तो इस तरह से ये जो रोल आप नोट करेंगे, जैसे ये रोल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसे है, जैसे NAD और H ये पैसेंजर जैसे थे, लोडेड हुए तो NADH हुआ, और उसके बाद जैसे यही आगे किधर यूज होंगे, दे आर यूज इन लेटर स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। NADH और FAD लेटर स्टेजेस ऑफ द रेस्पिरेशन कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये यूज होंगे, कौन यूज होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बाकी जैसे NAD जो है वो वापस खाली हो गया, कहाँ जाएगा, गोज टू पिक मोर इलेक्ट्रॉन, वापस जैसे मोर इलेक्ट्रॉन पिक करने के लिए जैसे वो वापस आएंगे। तो इस तरह से जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसमें NADH और FADH को आगे आप बार बार रिपीटेडली जैसे आप पढ़ेंगे, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। आगे जाएंगे ETC के अंदर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा करेंगे, पास होगा ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स के जरिए और एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल बनेगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल बनेगी। तो रेस्पिरेशन के अंदर हुआ क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर आपने देखा कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन जैसे एक और फिनोमेना वही सेम है, जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, NAD ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंजाइम है, और इसी तरह से आपको पता है कि वो NADH आगे कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे चले जाएंगे लाइक ETC के अंदर यू नो वेरी वेल, ETC के अंदर यकीनन जैसे आगे एनर्जी बनेगी। और एनर्जी बनने के जैसे दो तरीके होते हैं, पूरे सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर हम पढ़ेंगे एनर्जी बनने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है, एडिशन ऑफ द फास्फेट ग्रुप, डायरेक्ट ADP+P ATP बने, उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन।
जैसे एक सबस्ट्रेट है जिसका नेम है फास्फोइनोल पायरुवेट, एक सबस्ट्रेट है जिसका नेम है फास्फोइनोल पायरुवेट, फास्फोइनोल पायरुवेट। एक एंजाइम की मदद से इसका फास्फेट ग्रुप रिमूव होगा, एक एंजाइम की मदद से इसका फास्फेट ग्रुप रिमूव होगा। ये फास्फेट ग्रुप रिमूव होने के बाद डायरेक्टली एडिनोसिन डाइफास्फेट के साथ जैसे जाके अटैच होगा, एडिनोसिन डाइफास्फेट, और उसके रिजल्ट में एक एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। इस अमल को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, किसी भी सबस्ट्रेट में से एक फास्फेट ग्रुप रिमूव होगा बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम इसको अलग करेगा और ये फास्फेट ग्रुप किधर जाएगा, जाके एडीपी को ज्वाइन करेगा। बदले में क्या बनेगा, एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। और जाहिर है जब इसका फास्फेट ग्रुप रिमूव हुआ तो यकीनन एक नई प्रोडक्ट बनेगी। जब फास्फेट ग्रुप है तो सबस्ट्रेट जैसे उसका नेम है पीईपी और एंजाइम की मदद से प्रोडक्ट नहीं बनेगी, तो जाहिर है एक नई प्रोडक्ट होगी जिसमें ये जैसे फास्फेट ग्रुप नहीं है, प्रोडक्ट का नेम जैसे एक पायरुवेट हो गया, एक एग्जाम्पल है। और इस अमल को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। ये ग्लाइकोलिसिस में आप आएंगे तो एंड जो आखिरी जो रिएक्शन है उसकी बात हो रही है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लाइक एटीपी मॉलिक्यूल कैसे जनरेट होते हैं। एक एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होंगे, सबस्ट्रेट से फास्फेट ग्रुप रिमूव होगा, डायरेक्टली जाके एडीपी को ज्वाइन करेगा, बदले में एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस अमल को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सम एटीपी इज जनरेटेड इन ग्लाइकोलिसिस के अंदर भी जनरेट होगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर भी जनरेट होगा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के जरिए। आगे हम काउंट भी बनाएंगे, पढ़ेंगे भी। जस्ट ये की डेफिनेशन है। इसमें होता क्या है, फास्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक सबस्ट्रेट जैसे पीपी है, पायरुवेट जैसे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसका फास्फेट ग्रुप ट्रांसफर हुआ एंजाइम की मदद से टू एटीपी। फास्फेट ग्रुप किधर गया, जैसे आप देख रहे हैं फास्फेट ग्रुप चला गया एटीपी के पास, रिजल्ट में क्या बना, रिजल्ट में जैसे एटीपी मॉलिक्यूल बन गया। तो इस प्रोसेस के जरिए थोड़े ही एटीपी बनते हैं, 4 एटीपी बनते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जस्ट इसमें टोटल जो है 4 एटीपी बनेंगे। 2 जैसे ग्लाइकोलिसिस में नीट एटीपी होते हैं और 2 जो एटीपी होते हैं क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के जरिए, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के जरिए। मेजॉरिटी जो एटीपी बनने का अमल है 90% ऑफ एटीपी, 32 एटीपी जो नेट गेन होती है वो होती है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के अमल में, कीमियो ओस्मोसिस अमल। एज इलेक्ट्रॉन पास अलोंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, चेन इज नथिंग बट ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी। their energy stored in the mitochondria in the form of that can be used to synthesize the rest of 90% of ATP, 32 ATP। इस अमल को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का अमल कैसे होता है, जैसे यू नो वेरी वेल, ईटीसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टा सिंगुलर क्रिस्टी प्लूरल। तो इसमें काफी सारे जो है एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स होते हैं। शुरू में ये क्या करते हैं कि इन प्रोटॉन को दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान जैसे यहाँ पे भेज देते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट अगर ज्यादा होता है तो यही प्रोटॉन 3 प्रोटॉन जब पास होते हैं, थोड़ी सी नॉलेज आपके पास होगी यकीनन, थोड़ी सी नॉलेज आपने पढ़ा होगा, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप आए हैं। तो ये एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स होता है। एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के जरिए 3 प्रोटॉन जब पास होंगे इस एनर्जी की मदद से एटीपी प्लस पी, उसके बदले में एटीपी मॉलिक्यूल जो बनेगा इसे हम कहेंगे कीमियो ओस्मोसिस, कीमियो ओस्मोसिस, या इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का अमल है, फास्फोरिलेशन का अमल हुआ है, फास्फेट ग्रुप की एडिशन हुई है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की वजह से, फास्फोरिलेशन। और इसमें सबसे ज्यादा एटीपी बनते हैं। हाउ मेनी एटीपीज आर प्रोड्यूस, 32 एटीपी मॉलिक्यूल जो है इस अमल के जरिए प्रोड्यूस होते हैं, 32 एटीपी, और 4 एटीपी बनते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन में। तो इस अमल को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, आपको पता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, दूसरी इनर मेम्ब्रेन होती है।
आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और इसी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जैसे आपको पता है प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होता है, और यही प्रोटॉन शुरू में जैसे इनसाइड टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आता है, और उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स जो होता है, एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स की मदद से 3 प्रोटॉन जब वापस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएंगे तो उसकी एनर्जी से एटीपी प्लस पी एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। इस अमल को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, कीमियोस्मोसिस, और इसमें सबसे ज्यादा एटीपी बनते हैं। तो अभी हमने जो मैकेनिज्म पढ़ी उसके अंदर ये पढ़ा कि जैसे एटीपी बनने के दो अमल होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है, और दूसरा जो अमल होता है उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। डायरेक्ट एडिशन ऑफ द फास्फेट ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। उस अमल को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। तो थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, वही सेम। ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स गिव अप एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी फ्रॉम एटीपी। एटीपी फ्रॉम एटीपी प्लस पी जब बाइंड करेंगे तो एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, और इस अमल को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। और ये कहाँ पे हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ है। जैसे एक इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, वहां से जैसे प्रोटॉन की सूरत में वो एनर्जी पास होती है एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के जरिए, उसी को यूज करके एटीपी प्लस पी एटीपी बनता है। इस अमल को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहते हैं। ये पूरा जो है एक रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ओवरऑल जो इससे आपको पता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर जो है 4 स्टेप्स होते हैं। बुक में हमारे एसटीवी में 3 लिखे हुए हैं, चौथा स्टेप उसका जिक्र नहीं है। ये पूरी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसके अंदर जैसे अल्टीमेटली एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। उसके अंदर 4 फेजेस होते हैं। जैसे नंबर 1 ग्लाइकोलिसिस है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट सी। देन जो ग्लाइकोलिसिस के एंड रिजल्ट में जो पायरुविक एसिड बनता है उसकी आगे ऑक्सीडेशन होगी, जिसे कहेंगे लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन कहेंगे, जिसकी बदले में पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। हमारे बुक के अंदर ऐसी क्लियर हेडिंग नहीं है, क्लियर हेडिंग नहीं है, टेक्स्ट मौजूद है, हम पढ़ेंगे उसको। नंबर 3 जो है क्रेब साइकिल है, यू नो वेरी वेल, जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल कहते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। और नंबर 4 जो पॉइंट होता है रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, चार्ट में ईटीसी कहते हैं, और ईटीसी आपको पता है लाइक क्रिस्टी के अंदर होता है। क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन। और इसी तरह से ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे ग्लाइकोलिसिस का अमल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। तो ओवरऑल जैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन को हम पढ़ने के लिए, समझने के लिए, आसानी की खातिर 4 स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं। जैसे नंबर 1 आपको पता है कि पहला स्टेज ग्लाइकोलिसिस है, जो ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और इस साइटोप्लाज्म में होते वक्त जैसे ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, और थोड़ी एटीपी भी बनेगी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन की बनेगी। तो देन ये पायरुविक एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए की तरफ कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है इसे कहते हैं लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन। देन एसिटाइल कोएंजाइम जैसे क्रेब साइकिल के अंदर इंटर होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर होता है, और इसमें भी जैसे 2 एटीपी बनते हैं, ये भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के बनते हैं। ये 2 एटीपी बनेंगे जब क्रेब साइकिल के अंदर, वो भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के जरिए बनेंगे। इसी तरह से आपको पता है कि लाइक ये जो क्रिस्टी है, इनकम्प्लीट पार्टीशन जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं, इनके अंदर ईटीसी मौजूद है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जैसे यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होता है, और 3 प्रोटॉन जब पास होंगे तो उसकी एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के जरिए उसकी एनर्जी से बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के जरिए जैसे 32 एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। तो अल्टीमेटली 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 मॉलिक्यूल नेट जैसे हमें मिलते हैं। तो ये पूरी जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होगी और उसमें से एनर्जी रिलीज होती जाएगी। हाँ, और भी जैसे वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा, बिकॉज रिडॉक्स रिएक्शन है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन, उसके बदले में जैसे वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
प्लस ATP और एनर्जी बनेगी जो हमने पढ़ा। 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेंगे एक ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से, 2 मॉलिक्यूल से बनेंगे जैसे वो लिंक रिएक्शन के अंदर, और क्रेब्स साइकिल के अंदर 4 जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे। टोटल जो है 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी जिस तरह से बनेंगे, तो इस तरह से जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगी। उसके बाद जैसे हम रेस्पिरेशन के हवाले से 2 टाइप है, एक जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, दूसरी एनएरोबिक। वर्ड से जा रहा है, एरो रेफर्स टू एयर, एन की मीनिंग होती है नो और विदाउट, विदाउट ऑक्सीजन अगर रेस्पिरेशन तो उसे एनएरोबिक, जिसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन है बिकॉज आगे हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज इज इनिशियली कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होती है। तो आगे जो पाथवे होते हैं, आइदर पायरुविक एसिड से आगे एसिटाइल कोएंजाइम ए बने, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन सकता है। पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड से इथाइल अल्कोहल बन सकता है। तो ये पायरुविक एसिड से जैसे आगे जो पाथवे मौजूद है, लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल जैसे बन सकता है। तो ये आगे ये दोनों प्रोसेसेस जो हम पढ़ेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन की हेडिंग में, एनएरोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन। तो इसी तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसकी हेडिंग मोस्ट ऑफ them are called the aerobes because they break down sugar involving the participation of glucose in the participation of oxygen। और उसके रिजल्ट में क्या रिलीज होता है, वही सेलुलर रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और विद द अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी, पर एरोबिक रेस्पिरेशन में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपने देखा 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज होते हैं। पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है उस बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होगी, कम एनर्जी रिलीज होगी, पर कुछ और प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। स्मॉल बट सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी ब्रेकिंग डाउन शुगर इनटू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है उन ऑर्गेनिजम्स को जनरली हमें एनएरोब कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जिन ऑर्गेनिज्म में होती है हम उन्हें एरोब्स कहते हैं, जिनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है हम उन्हें एनएरोब कहते हैं। तो कौन कौन से एनएरोब्स हैं हमारे बुक की हेडिंग में हम आते हैं, एनएरोब्स कौन कौन से हैं। एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे यू नो वेरी वेल एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, उसके एग्जाम्पल में मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग यीस्ट एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी जैसे थोड़ी बहुत हमने पॉइंट्स नोट की थी, बैक्टीरिया और यीस्ट एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनालिड्स, सर्टेन स्पीशीज ऑफ एनालिड्स दैट लिव इन ऑक्सीजन डेफिशिएंट मड, वो भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन उनके अंदर होती है। गट पैरासाइट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पैरासाइट है, ये भी एनएरोब है, जैसे टेपवर्म है। इसी तरह से रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर लॉज्ड एरिया, जहाँ पे जैसे सॉइल इतना पोरस नहीं होता है, अंदर जो है सॉइल के अंदर जैसे वाटर की कंसंट्रेशन, जैसे वाटर लॉज्ड एरिया, सॉइल पोरस ना हो तो ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच सकती है। तो ऐसे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, ऐसे प्लांट्स के रूट्स तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। सर्टेन टिश्यू, जैसे हमने इंटर क्लास के अंदर चैप्टर 2 में पढ़ा था, स्केलेटल मसल के अंदर ये एबिलिटी है कि दे कैन रेस्पायर, स्केलेटल मसल्स कैन रेस्पायर एनएरोबिकली, जिसकी एंड प्रोडक्ट आपको पता है लैक्टिक एसिड बनती है। मसल फटीग होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्केलेटल मसल्स के अंदर, सिर्फ स्केलेटल मसल के अंदर हो सकती है। तो ये चंद एक एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप याद करेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन के हवाले से। और फर्दर जैसे आपको पता है कि 2 टाइप होते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के हवाले से। एक जो टाइप है जिसे कहते हैं ओब्लिगेट एनएरोब। ओब्लिगेट की मीनिंग होती है, वर्ड मीनिंग आप नोट करें, नेसेसरी, एनी हाउ, हर हालत में उनको एनएरोबिक यानी विदाउट ऑक्सीजन, हर हालत में विदाउट, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। इन ऑर्गेनिज्म को अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो ये मर जाएंगे, इसी वजह से ये ओब्लिगेट एनएरोब है। फैकल्टेटिव एरोब विच रेस्पायर एरोबिकली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो यकीनन जैसे एरोब्स हैं। बट कभी कभार जैसे दे स्विच ओवर टू एनएरोबिक कंडीशन, तो ऐसे इन केस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन इन शॉर्टर, तो ऐसे इसको हम कहेंगे फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एरोब कहेंगे। फैकल्टेटिव लफ्ज की मीनिंग होती है रियरली, ऑकेजनली, समटाइम्स, तो उसे हम कहते हैं रियरली, ऑकेजनली, समटाइम, दोनों मोड।
एरोबिक एनारोबिक, तो ये फैकल्टेटिव एरोब कहलाते हैं। उसके बाद जैसे प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे लैक्टिक एसिड भी हो सकती है, इन प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे आपको पता है इथाइल अल्कोहल भी हो सकती है। प्रोडक्ट्स इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकते हैं, या जो है लैक्टिक एसिड भी हो सकती है। इसके अंदर जो है एक लेस एफिशिएंट एनर्जी का प्रोसेस है, बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इक्वेशन है ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, तकरीबन 2 एटीपी के बराबर जैसे एनर्जी रिलीज होती है। बिकॉज इसके अंदर ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होती है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल से 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से जो इनमें इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। तो इस तरह से जो आपको पता है लुइस पास्चर था, उन्होंने जैसे फर्मेंटेशन उसका टर्म दिया, और उसमें जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए इथाइल अल्कोहल या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अगर लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट होती है जैसे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट, तो उसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दिस इज कॉल्ड द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आखिरी एक हेडिंग पे हम आएंगे जिसके अंदर फर्मेंटेशन के चंद एक इम्पोर्टेंस या अहमियत है हमारे एसटीबी बुक के अंदर दी गई है, जिसको आप याद करेंगे। ग्लाइकोलिसिस को हम नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे। फिलहाल जैसे इनकी इम्पोर्टेंस है वो आप यकीनन एसटीबी बुक वाले से पॉइंट्स हैं याद करेंगे। जैसे फर्मेंटेशन, जैसे आपको पता है कि वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स उसमें बन सकते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड है, प्रोपायोनिक एसिड है, और ब्यूटेनॉल वगैरह इस तरह की जो प्रोडक्ट्स जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन की हैं। जैसे ब्रूइंग एंड डेयरी इंडस्ट्री टोटली जो है इस फर्मेंटेशन पे डिपेंड करती है। जैसे इथाइल अल्कोहल जो वाइन्स एंड बियर्स के अंदर जैसे उनकी मैन्युफैक्चर के अंदर इस्तेमाल होता है। 2 हेडिंग है, जैसे वाइन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, वाइन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द ग्रेप्स, फर्मेंटिंग फ्रूट्स हैं ग्रेप्स के जरिए। और बियर्स जो होते हैं दे आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम माल्टेड सीरियल्स, माल्टेड सीरियल से जैसे बियर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे बार्ले की जैसे माल्टिंग के बाद फर्मेंटेशन से वाइन बन जाता है। वाइन, बियर, अल्कोहल, रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन का नतीजा है, उसी से बनते हैं। इसी तरह से यीस्ट के हवाले से तो आपको पता है, थोड़ा सा इतना आटा लेते हैं इतनी बड़ी ब्रेड केक बन जाते हैं बिकॉज ऑफ यीस्ट की वजह से। यीस्ट जब फर्मेंटेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इतने बड़े स्पेस बनते हैं, जिसकी वजह से साइज वगैरह ये बड़ी होती है बिकॉज ऑफ यीस्ट ब्रेड केक वगैरह बनाने में। चीज, योगर्ट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के जरिए जैसे इनके होते हैं। जैसे चीज, जैसे बैक्टीरिया के अंदर हमने पढ़ा था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, चीज है और योगर्ट वगैरह ये सब जो है, कर्ड वगैरह। इसी तरह से लैक्टिक एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर करते हैं। कहाँ पे कि उसकी लैक्टिक एसिड की जो टेस्ट जरा सोर होती है, तो ये फ्लेवर टू द योगर्ट और चीज को फ्लेवर देने के लिए लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर लैक्टिक एसिड इज मोर रेजिस्टेंट टू स्पॉइलेज। अक्सर आप ये जैसे हम आमतौर पे अचार वगैरह कहते हैं जो थोड़े से खट्टे होते हैं, वो उनके अंदर ये एसिड्स ऐड किए जाते हैं। तो एसिड्स अगर मौजूद हैं तो बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन नहीं होगी, फंगल डीकम्पोजिशन नहीं होगी, फंजाई या बैक्टीरिया इनको जल्दी से डीकम्पोज नहीं करेंगे। डीकम्पोज कर सकते हैं पर जरा देर से। तो यही पॉइंट, डेयरी प्रोडक्ट्स कंटेनिंग लैक्टिक एसिड आर मोर रेजिस्टेंट टू स्पॉइलेज। इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर टू पिकल्स, ये भी जिस तरह से लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड, एसीटोन वगैरह ये सब फर्मेंटेशन में इनका यूज या इस्तेमाल है। कल या नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसको जैसे ग्लाइकोलिसिस से पढ़ेंगे। आज जस्ट हमने इनका इंट्रो लिया है। सी